कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जिसने पिछले 10 सालों से अपने गले से एक भी शब्द नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि एक दशक पहले अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड के साथ धरती पर उतरे थे खतरनाक एलियन राक्षस, जिन्होंने पूरी मानवता को तबाह कर दिया। ये भयंकर प्राणी इतने खौफनाक हैं कि 1 मील दूर से भी इंसान की सांसों की आवाज सुन लेते हैं और पलक झपकते ही मौत बनकर टूट पड़ते हैं। इनसे किसी तरह बचते हुए यह परिवार भोजन की तलाश में एक उजड़े हुए दुकान में पहुंचा। सभी धीरे धीरे बिना कोई शोर किए सामान इकट्ठा कर रहे थे। तभी सबसे छोटा बेटा ब्यू एक खिलौना रॉकेट देख लेता है। जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करता है, वह उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। सभी की सांसें थम जाती हैं, लेकिन तभी उसकी बहन रेगन, जो बोल नहीं सकती, तेजी से रॉकेट पकड़ लेती है और सभी की जान बच जाती है। मगर क्या मौत कभी पीछे हटती है? वह हमेशा एक छोटी सी चूक का इंतजार करती है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। परिवार का मुखिया था ली और उसकी पत्नी एवलिन। उनके 3 बच्चे थे, बेटी रेगन जो सुन नहीं सकती और 2 बेटे मार्कस और छोटा ब्यू। ब्यू की मासूमियत ही उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि वह बार बार ऐसी गलतियां करता है जो सभी की जान को जोखिम में डाल सकती हैं। खाने पीने का सामान लेकर सभी घर की ओर लौट रहे थे, लेकिन रेगन ने ब्यू की जिद के आगे हार मानकर चुपके से उसे रॉकेट दे दिया। ब्यू ने चालाकी से उसकी बैटरियां भी उठा ली, जिन्हें ली पहले ही निकाल चुका था, क्योंकि वह जानता था कि उस खिलौने से निकलने वाली आवाज सीधे मौत को न्योता देगी। सभी एक कतार में चल रहे थे। यह कतार रेत से बनी थी जो उनके घर तक जाती थी। वे नंगे पांव चलते थे ताकि कोई आहट न हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे मौत भी उनके कदमों का पीछा कर रही थी। ब्यू बहुत खुश था। उसने रॉकेट में बैटरियां डाल दी और अचानक उसे संगीत की आवाज निकलने लगी। रेगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे इसका पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही ली और एवलिन ने आवाज सुनी, उनका खून ठंडा पड़ गया। अगले ही पल जंगल की सन्नाटे को चीरता हुआ एक राक्षस ब्यू की ओर बढ़ा। ली पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन उस प्राणी की रफ्तार बुलेट से भी तेज थी और एक ही क्षण में ब्यू को मौत निकल गई। 1 साल बीत चुका है। परिवार अब इन परिस्थितियों में जीना सीख चुका था, लेकिन यह खामोशी अब और भी घातक होने वाली थी। ली ने अपने घर में एक शोध कक्ष बना लिया था, जहां उसने उन राक्षसों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। हमें पता चलता है कि ये खौफनाक प्राणी बेहद धीमी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर से सुन सकते थे। अच्छी बात यह थी कि वे पूरी तरह अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि हवा में हल्की सी कंपन या धीमी आवाज को भी वे महसूस कर लेते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले तो ये राक्षस उसे तुरंत भांप लेते और बिजली की गति से उस पर झपट पड़ते, कुछ ही सेकंड में उसे खत्म कर देते। उनकी चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उन्हें गोलियों और किसी भी हथियार से बचाती थी। दरअसल 1 साल पहले ये राक्षस एक उल्कापिंड के जरिए धरती पर आए थे। ये इतनी तेजी से फैले कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। इनसे बचने का एकमात्र तरीका था पूरी तरह खामोश रहना। ली और उसका परिवार यह रहस्य जान चुके थे और उन्होंने अपनी पूरी सुरक्षा कर ली थी। ली ने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे ताकि राक्षसों के आने की सूचना मिल सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्तों पर विशेष निशान बनाए थे ताकि उनके कदमों की आहट भी इन प्राणियों तक न पहुंचे। ली ने एक भूमिगत बंकर भी बनाया था जहां वह इन राक्षसों पर शोध करता था। उसने यह भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कुल 3 राक्षस थे। अब वह उनकी कमजोरी जानने की कोशिश में था। साथ ही वह रेडियो के जरिए दुनिया भर में मदद के लिए संदेश भेज रहा था, लेकिन अभी तक उसका किसी से संपर्क नहीं हो पाया था। हमें यह भी पता चलता है कि एवलिन गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। चूंकि बच्चा पैदा होने पर रोएगा, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक ध्वनिरोधी बॉक्स तैयार किया था ताकि बच्चे के रोने की आवाज राक्षस तक न पहुंचे। इस कठिन परिस्थिति में राक्षसों से बचने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ली की बेटी रेगन सुन नहीं सकती थी और यह कमी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए ली इस कमी को दूर करने की कोशिश में था। ली ने रेगन के लिए एक कॉक्लियर हियरिंग एम्पलीफायर बनाया और उसे दे दिया, लेकिन रेगन इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह भी पहले की तरह काम नहीं करेगा। ली पहले भी कई एम्पलीफायर बना चुका था जो नाकाम रहे थे। रेगन पहले तो इस एम्पलीफायर को फेंक देती है, लेकिन जब वह इसे आजमाती है तो यह काम करता है। दुनिया की आवाजें सुनते ही वह खुशी से रोने लगती है और अपने छोटे भाई ब्यू की याद में डूब जाती है। रेगन आज भी खुद को ब्यू की मौत का जिम्मेदार मानती थी। उसे लगता था कि अगर उसने उस दिन ब्यू को रॉकेट न दिया होता तो वह आज जिंदा होता। रेगन अपने पिता के काम में मदद करके खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए वह उनके भूमिगत बंकर की ओर जाने लगती है, लेकिन ली उसे रोक देता है और अंदर जाने से मना करता है। ब्यू की मौत के बाद से ली को रेगन पर भरोसा नहीं रह गया था। उसे डर था कि बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और कई ऐसी चीजें हैं जिनसे गलती से आवाज हो सकती है और उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछली पकड़ने नदी पर जाता है। रेगन भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन ली उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, तुम उनका ख्याल रखो। यह बात रेगन को बहुत बुरी लगती है और वह नाराज होकर अपना बैग पैक करके कहीं चली जाती है। वह उस जगह पहुंचती है वह जहां उसके भाई को राक्षस ने मारा था। वह ब्यू की कब्र के पास लेटकर रोने लगती है और कुछ ही देर में वहीं सो जाती है। उधर एवलिन घर पर अकेली थी। वह बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगी एक कील उस बोरी में फंसकर सीधी हो गई। वह कील ठीक उनके पैर रखने के निशान पर थी, लेकिन एवलिन इसे देख नहीं पाई। इधर ली और मार्कस मछली पकड़ रहे थे। कुछ देर बाद ली मार्कस को एक झरने के पास ले जाता है और कहता है कि यहां तुम बात कर सकते हो, क्योंकि झरने की आवाज तुम्हारी आवाज को दबा देगी और राक्षस तक नहीं पहुंचेगी। दोनों झरने के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस पूछता है कि क्या वह ब्यू की मौत के लिए रेगन को जिम्मेदार मानते हैं। ली जवाब देता है कि ब्यू की मौत में किसी की गलती नहीं थी, लेकिन मार्कस बताता है कि रेगन आज भी खुद को दोषी मानती है और ली को उसे यह बताना चाहिए कि उसकी कोई गलती नहीं थी।
इसी दौरान एवलिन अपने मरे हुए बेटे की तस्वीर देखकर रो रही थी। तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह तस्वीर हाथ में लेकर जल्दी से बेसमेंट की ओर जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर उस कील में धंस गया। दर्द से तड़पते हुए भी उसने कोई आवाज नहीं निकाली, क्योंकि वह जानती थी कि आवाज निकालना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन उसके हाथ से तस्वीर का फ्रेम गिर गया और तेज आवाज के साथ टूट गया। एवलिन ने किसी तरह पैर निकाला, लेकिन दर्द से उसका चेहरा लाल हो गया। वह लंगड़ाते हुए नीचे गई और लाइट का स्विच चालू किया, जिससे बाहर लाल बत्ती जल उठी। वह ऊपर लौटने लगी, लेकिन तभी उसने कुछ देखा जिससे उसकी सांसें थम गईं। एक राक्षस उनके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल फ्रेम गिरने की आवाज उसने सुन ली थी। डर से कांपते हुए एवलिन दीवार के पीछे छिप गई। उधर ली और मार्कस मछली पकड़कर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर लाल बत्ती जल रही थी। ली समझ गया कि एवलिन खतरे में है और वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। बेसमेंट में छिपी एवलिन डर से कांप रही थी और राक्षस उसे घर के हर कोने में ढूंढ रहा था। तभी एवलिन को बेसमेंट में एक टाइमर मिला। उसने समझदारी से कुछ सेकंड का समय सेट करके उसे एक कोने में रख दिया और जल्दी से दूसरे कोने में छिप गई। राक्षस ने हलचल महसूस की और उस ओर बढ़ने लगा। वह एवलिन के बहुत करीब था। एवलिन को प्रसव पीड़ा और राक्षस का डर दोनों सता रहे थे, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। तभी टाइमर का अलार्म बजा और राक्षस उस दिशा में दौड़ा। एवलिन ने मौका पकड़कर बेसमेंट से निकलने की कोशिश की, लेकिन मेन डोर पर पहुंचते ही उसने देखा कि बाहर एक और राक्षस घूम रहा था। वह दीवार के साथ छिप गई। ली और मार्कस दूर से यह सब देख रहे थे। ली समझ गया कि अगर वह एवलिन को बचाने गया तो दोनों की जान जा सकती है, क्योंकि राक्षस की चमड़ी को गोली से भेदना असंभव था। उसने अपने पहले से बने प्लान पर काम शुरू किया। उसने मार्कस को टॉर्च दी और उसे फ्लेयर रॉकेट चलाने को कहा, जो उन्होंने पहले से एक जगह सेट कर रखे थे। मार्कस तेजी से रॉकेट की ओर दौड़ा। इधर एवलिन ऊपरी मंजिल के बाथरूम में पहुंची। वह अब बच्चे को और रोक नहीं सकती थी। जैसे ही वह जन्म देने वाली थी, राक्षस उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर बाथरूम के करीब पहुंच गया। एवलिन को लगने लगा कि अब बचना नामुमकिन है। तभी मार्कस ने रॉकेट्स चला दिए, जिनसे तेज आवाज और रोशनी फैली। राक्षस एवलिन को छोड़कर उस ओर दौड़ा। एवलिन ने दर्द दबाकर चीख मारी, जो रॉकेट्स के शोर में दब गई। ये रोशनी रेगन ने भी देखी और वह घर की ओर दौड़ी। ली बंदूक लेकर घर पहुंचा। उसने सीढ़ियों पर खून के निशान देखे और उनका पीछा करते हुए बाथरूम तक गया। वहां बाथटब खून से लाल था। उसे लगा कि एवलिन राक्षस का शिकार हो गई। वह रोते हुए बैठ गया। तभी शावर रूम के कांच पर किसी ने हाथ रखा। वह एवलिन थी, जिसने इस मुश्किल में भी एक बेटे को जन्म दिया था। ली ने उसे और बच्चे को तुरंत भूमिगत कक्ष में ले जाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में रखा, लेकिन बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगा। ली ने जल्दी से दरवाजा मोटे गद्दे से ढक दिया और बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे बॉक्स में बंद किया। तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। ली ने एवलिन को बताया कि वह राक्षसों की कमजोरी जान चुका है और जल्द ही एक हथियार बनाएगा। उधर रेगन घर लौट रही थी। तभी उसे खेतों में एक रोशनी दिखी। वह उस ओर बढ़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक राक्षस उसकी आहट सुनकर पीछा कर रहा था। जैसे ही राक्षस उसे मारने के लिए करीब पहुंचा, रेगन के कॉकलियर इंप्लांट से तेज नुकीली फ्रीक्वेंसी निकली। यह आवाज राक्षस के लिए असहनीय थी और वह तड़प कर भाग गया। रेगन को भी यह आवाज चुभ रही थी, लेकिन राक्षस के भागते ही उसका दर्द रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्यों हुआ। वह रोशनी के पास पहुंची और पाया कि यह एक टॉर्च थी। जैसे ही वह उसे उठाने गई, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह मार्कस था, जो डर से कांप रहा था। उसने बताया कि वह झाड़ियों में छिपा था और रेगन के पीछे राक्षस को देखा, जो अचानक भाग गया। यह सुनकर रेगन डर गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राक्षस उसके पीछे था। इधर एवलिन को अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। उसने ली से कहा कि वह उन्हें ढूंढ लाए। ली एवलिन और बच्चे को बंकर में छोड़कर बाहर निकला। राक्षस जा चुका था, लेकिन उसने घर तहस नहस कर दिया था। एक पानी का पाइप टूट गया था और पानी बंकर में भर रहा था। ली का ध्यान इस पर नहीं गया और वह बच्चों को ढूंढने खेतों की ओर निकल पड़ा। मार्कस और रेगन अनाज की टंकी पर छिपे थे और आग जला रहे थे ताकि ली उसे देखकर आ जाए। पानी के शोर से एवलिन की नींद खुली। उसने देखा कि बंकर पानी से भर चुका था। बच्चे का बॉक्स खुला था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वह बॉक्स की ओर बढ़ी, उसे एक राक्षस दिखा। उसे लगा कि राक्षस ने बच्चे को खा लिया। वह धीरे धीरे बॉक्स की ओर बढ़ी और पाया कि बच्चा सही सलामत था। उसने बच्चे को लेकर एक कोने में छिपकर खड़ी हो गई। राक्षस उसके पास ही मंडरा रहा था। अगर बच्चा रोता तो उनकी मौत निश्चित थी। रेगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रेगन को लगा कि ली नहीं आएंगे और वह अकेले घर जाना चाहती थी। मार्कस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी वह अनाज की टंकी में गिर गया। गिरते समय उसकी चीख निकल गई, जिसे सुनकर बंकर का राक्षस उस ओर दौड़ा। इससे एवलिन बच गई, लेकिन मार्कस खतरे में पड़ गया। टंकी का अनाज दलदल की तरह था और मार्कस जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही धंसता जाता। रेगन ने टंकी का दरवाजा तोड़कर उसे अनाज में फेंका और खुद भी कूद गई। उसने मार्कस को पकड़कर बाहर निकाला और दोनों दरवाजे पर बैठ गए। लेकिन राक्षस ने उनकी हलचल सुन ली और टंकी की ओर बढ़ा। ली ने राक्षस को टंकी की ओर जाते देखा और समझ गया कि बच्चे वहां हैं। रेगन ने मार्कस को बचा लिया था, लेकिन शोर के कारण राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही राक्षस टंकी में कूदा, रेगन के इम्प्लांट से फिर वही नुकीली आवाज निकली। यह राक्षस के लिए असहनीय थी और वह भाग गया। रेगन और मार्कस बाल बाल बच गए और टंकी से निकले। ली भी उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और बच्चों को सही सलामत देखकर खुश हुआ। एवलिन सीसीटीवी से यह सब देख रही थी। तभी ली को पता चला कि राक्षस अभी भी आसपास है। उसने बच्चों को पास की गाड़ी में भेजा और खुद कुल्हाड़ी लेकर सतर्क हो गया, लेकिन राक्षस ठीक उसके ऊपर था। जैसे ही ली पीछे मुड़ा, राक्षस ने उसे अपने पंजों से मारकर दूर फेंक दिया। मार्कस ने अपने पिता को चीख कर पुकारा, जिससे राक्षस को उसकी स्थिति पता चल गई। राक्षस उनकी ओर बढ़ा, लेकिन रेगन के इम्प्लांट से फिर फ्रीक्वेंसी निकली। यह आवाज रेगन को भी चुभ रही थी, इसलिए उसने मशीन बंद कर दी।
यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी राक्षस की कमजोरी थी। राक्षस गाड़ी पर झपटा और मार्कस तक पहुंचने लगा। इधर ली होश में आया। उसने समझ लिया कि राक्षस से लड़कर वह उसे नहीं मार सकता। उसने रेगन को इशारे से बताया कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसने कभी ब्यू की मौत के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया। फिर ली जोर से चिल्लाया। राक्षस उसकी ओर दौड़ा और उसे चीर डाला। अपने पिता की मौत देखकर रेगन को गहरा दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता के बारे में गलत थी। राक्षस वहां से चला गया। रेगन और मार्कस गाड़ी स्टार्ट करके घर पहुंचे। एवलिन ने उन्हें गले लगाया। तभी उन्होंने देखा कि राक्षस फिर उनकी ओर आ रहा था। वे घर के अंदर चले गए। रेगन ने अपने छोटे भाई को देखा और अपने पिता की मेहनत को याद करके उन्हें बहुत याद किया। राक्षस घर में घुस आया। एवलिन बंदूक लेकर उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन वह जानती थी कि गोली उसकी चमड़ी को नहीं भेद सकती। तभी रेगन के कानों में फिर दर्द शुरू हुआ और उसने देखा कि राक्षस भी तड़प रहा था। उसे समझ आया कि उसके इम्प्लांट का राक्षस से कोई संबंध है। उसने अपने पिता के शोध को याद किया और पाया कि इम्प्लांट की हाई पिच फ्रीक्वेंसी राक्षस की कमजोरी है। रेगन ने इम्प्लांट का पावर बढ़ा दिया, जिससे राक्षस और तड़पने लगा। एवलिन ने भी इसे समझ लिया। रेगन ने समझदारी से इम्प्लांट को माइक्रोफोन से जोड़ा, जिससे फ्रीक्वेंसी और तेज हो गई। राक्षस का दर्द असहनीय हो गया और उसका खोपड़ी का कवच खुल गया। जैसे ही उसका मुंह नजर आया, एवलिन ने शॉटगन से उसके मुंह पर गोली मारी और उसकी खोपड़ी फट गई। राक्षस मर गया, लेकिन खतरा अभी बाकी था। गोली की आवाज सुनकर बाकी दो राक्षस उनकी ओर आने लगे, लेकिन अब एवलिन और रेगन को उनकी कमजोरी पता थी। रेगन ने माइक का वॉल्यूम बढ़ा दिया और एवलिन राक्षसों को मारने के लिए तैयार हो गई। इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है।